हेलो एवरीवन। पिछले वर्षों के यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स के पेपर्स में अक्सर आपसे मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस देखने में तो इजी लगते हैं, बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मैथमेटिक्स के टॉपिक जैसे रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, इनमें थोड़े थोड़े से डाउट्स रहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व किया जाता है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि 48 सेबों के एक बक्से में प्रत्येक दर्जन में 8 सेब अच्छे हैं और आपसे पूछा है कि बक्से में कितने सेब खराब हैं, ये आपको बताना है। अब देखो कई सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये दर्जन क्या चीज़ है। तो 12 आर्टिकल्स का एक दर्जन होता है। अब आप ये बताओ कि 12 की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 48 आ जाएगा, जो कि हमें यहाँ टोटल दिया है। इसका मतलब ये 4 दर्जन है टोटल। और 8 सेब जो हैं वो अच्छे हैं, तो खराब कितने होंगे, क्योंकि हमसे खराब पूछे हैं। 12 में से 8 अच्छे हैं तो 4 खराब होंगे। तो हम ये बोलेंगे कि भई इसमें से 4 खराब हैं और 4 हमारे पास दर्जन है, तो टोटल 16 जो एप्पल्स हैं वो खराब होंगे। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि 6.5 मीटर कपड़े की जो कीमत है वो 260 रुपये है। तो आपको बताना है 3.5 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो देखो यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि अगर ये 6.5 दिया है तो इसकी 2 की 6 से इंटू की 12 और 1 13, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13/2 मीटर। और उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 260 रुपये। आपसे पूछा है इसका, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7, यानी कि 7/2 मीटर कपड़े की कॉस्ट आपसे पूछी है। तो देखो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप निकालो 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट। तो आप क्या काम करोगे, इस 260 को 13/2 से भाग कर दोगे। तो फाइनली इसको हम एक ही स्टेप में कैसे करें, यहाँ पर लिखो आप 260। अब जब 13/2 से इसको डिवाइड करोगे ना, तो ये 2/13 बन के मल्टीप्लाई होगा। और इंटू जितने कपड़े का पूछा है, 7/2 का पूछा है, तो 7/2 से इसका इंटू कर दो। अब देखो क्या क्या कटेगा, 2 से 2 कट गया और 13 से ही कट जाएगा 20 टाइम्स। यानी कि आपको क्या करना होगा, 20 की 7 से इंटू करना होगा और ये बन जाएगा 140 रुपये, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको निकालना है 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट और फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है उससे जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो उसमें कहा गया है कि ए और बी का जो योग है वो 116 है। तो आप यहाँ पर लिखो कि ए प्लस बी जो है ना वो 116 के बराबर होगा। और कहा है कि ए जो है वो सी से 3 कम है। मतलब ए की जो वैल्यू है वो सी से C-3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। परंतु बी से 4 अधिक है। तो ए की ही वैल्यू आपसे कहा गया है कि बी से ज़्यादा है, तो बी में हम +4 कर देंगे। तो आपसे पूछा है कि सी किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ से ये 3 इक्वेशंस मुझे दिख रही हैं। इन सब को यूज़ करके हमें फाइनली सी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ये वाला जो ए है, इस ए की जगह मैं यहाँ से वैल्यू रख दूँ C-3 और प्लस, अब इसके बाद में देखो ये बी है, तो बी की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, A-4 हो जाएगी बी की वैल्यू। और ए की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास है C-3, यानी कि मैं यहाँ इसको C-3 - 4 इक्वल्स टू बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से फाइनली बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C-7। ये वाली जो वैल्यू है इस बी की जगह यहाँ पर रख ली, तो ये आ गया C-7 और इक्वल्स टू में कितना है 116, तो ये 116 के बराबर। अब देखो सी ए और ये दोनों प्लस हो गए तो 2C हो गया। और यहाँ से 7 और 3 10, यानी कि -10 इक्वल्स टू 116। तो आपको यहाँ से 2C की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ये 10 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 126। और इस 2 से ये कट जाएगा 63 टाइम्स, यानी कि सी की जो वैल्यू आएगी वो 63 आएगी। मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर है। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है और आपसे मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं जानते। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना होगा। मतलब किसी एक इक्वेशन से वैल्यू उठानी है और दूसरी इक्वेशन में रखनी है और उन सबको यूज़ करके उस वेरिएबल में चेंज कर लेना है जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। इसमें सी के बारे में पूछा था, तो हमने इस पूरी इक्वेशन को सी में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें ये कहा गया है कि कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर टोटल 1200 व्यक्तियों का एक समूह है और वो एक रेल यात्रा कर रहा है। तो आपको बताना है कि यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान नियुक्त किया गया है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी। तो आप देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया
कि 15 सैनिक हैं और प्लस एक कप्तान है और ये सारे मिलाकर 16 लोगों का एक ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये देखना होगा कि 1200 लोगों में 16 लोगों के कितने ग्रुप बनेंगे। तो 16 से इसको काटो, ये कितनी बार कट जाएगा, 16 पंजे 80 और 16 से ये कटेगा 7 बार और ये 5 बार, यानी कि 75 ग्रुप्स बनेंगे इसके। तो हर ग्रुप में एक कैप्टन होगा, इसका मतलब 75 कैप्टन्स हो जाएंगे इसमें। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा जो कि 75 है। आपसे यहाँ पर मिस्टेक क्या होगी, मिस्टेक ये होगी कि अगर आप 15 से डायरेक्ट इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 80, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। एग्जामिनर जानता है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करने वाले हैं, इसलिए ध्यान रखना कि आपको बाद में नहीं सोचना है कि एक कप्तान हम अलग से ले रहे हैं। हमें इन्हीं 15 के साथ में एक का पेयर बनाकर 16 लोगों का एक ग्रुप लेकर चलना है और उस ग्रुप से टोटल जितने पर्सन है उसको डिवाइड करना है, यानी कि 75 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि 40 व्यक्ति एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है भाई, 40% थे 20 दिन में काम कर रहे थे। अब 40 से हमने आधे पर्सन कर दिए, अगर हम व्यक्तियों की संख्या आधा कर देंगे तो जाहिर सी बात है टाइम डबल लगेगा, यानी कि 40 दिन, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी देखो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, MDH अपॉन डब्लू, ठीक है, और MDH अपॉन डब्लू। ये क्या चीज़ है, यहाँ पर कंडीशन 1 रखो और यहाँ पर कंडीशन 2 रखो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है M फॉर मैन, M मैन के लिए ले रहे हैं हम, और D का मतलब है डेज, ठीक है, यहाँ पर D आ गया, और H का मतलब है आवर्स यानी कि घंटे, और W का मतलब है वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने व्यक्ति पहली कंडीशन में दे रखे हों, जितने दिनों तक काम कर रहे हैं और जितने घंटे काम कर रहे हैं और काम की मात्रा कितनी है, उन्हें सबको रखेंगे एक साइड में और फिर दूसरी साइड से उसको कंपेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप एक कंडीशन को दूसरी कंडीशन से रिलेट कर पाएंगे। मतलब कहने का क्या है, जैसे देखो 40 व्यक्ति हैं तो मैंने मैन की जगह पर 40 रख लिया। अब क्योंकि यहाँ पर डी दिया है डेज यानी कि 20, तो 20 से उसका इंटू किया। अब घंटों की बात यहाँ पर नहीं की है तो इसको छोड़ दो। वर्क का मतलब एक काम है तो आप कहो अपॉन 1 और इक्वल्स टू, ऐसे ही इधर देखो M2 कितना 20 व्यक्ति लगाए तो यहाँ 20 आ गया, इंटू डेज कितने लग रहे हैं उसको वो हमें निकालने हैं डेज, और इंटू घंटों की बात यहाँ पर भी नहीं हुई तो उसको भी छोड़ दो, और अपॉन काम अभी भी एक ही है तो एक। अब ये जो 20 है इधर डिवाइड में आएगा तो 40 इंटू 20 अपॉन 20 और इक्वल्स टू डेज। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट यानी कि 40 आ गया। बस यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं दिया हुआ है उसको आप इग्नोर कर दो और जिसके बारे में दिया हुआ है वो इसमें रख के उसे कैलकुलेट कर दो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो उसमें ये कहा गया है कि 504 रुपये की धनराशि है जो कि 7, 8 और 9 के अनुपात में ए, बी और सी तीनों में बांटी गई है। मतलब ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, इन तीनों का हिस्सा जो है वो 7:8:9 के रेशियो में बटा हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई बी और सी की जो धनराशि है वो क्या होगी। अब आप एक बात सोचो, जितना इसको मिला और इसको मिला, इन तीनों का ही तो है ये 504 रुपया। तो आप क्या काम करो, इन सबको ऐड कर लो। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 8 16, ये टोटल हो रहे हैं 24। यानी कि ये जो 24 यूनिट है, ये 24 यूनिट कितने के बराबर हैं, 504 के बराबर हैं। और आपसे पूछा किस किस का हिस्सा है, बी का और सी का, यानी कि बी के 8 यूनिट और सी के 9 यूनिट, ये हो गए टोटल 17 यूनिट। तो आपसे यहाँ से 17 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। तो आप क्या काम करोगे, इसको 504 है, इसको आप डिवाइड कर दोगे 24 से तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई कर दोगे 17 से तो 17 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। बट आप एक बात सोचो, यहाँ मैं कैलकुलेट करने से, हालांकि इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बट फिर भी ज़रा सोचो, कैलकुलेट करने से पहले अगर मैं इसको देखूँ तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो 17 का मल्टीपल है, वही मेरा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पर इसी को देखकर पता चल रहा है कि 17 दूनी 34, एक बचेगा और 17 ही कम 17, मतलब डी ऑप्शन जो होगा ना वो मेरा करेक्ट आंसर है। बट ज़रा देखो यहाँ पर, इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये भी नहीं कट रहा है, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है और ये भी नहीं है, तो इसलिए हम इसी को आंसर मार्क करेंगे। और अगर ऐसा कभी हो जाए कि भाई दो ऑप्शन है जो 17 के मल्टीपल हैं तो आप कैलकुलेट कर लो। देखो 24 से कट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 ही कम 24,
यानी कि 21 की मल्टीप्लाई 17 से करोगे तो 17 वन जा 17 और 17 टू जा 34 और 1 35। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं और चाहें तो एक एक करके ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो उसमें कहा है कि कुछ मित्रों ने मिलकर एक पिकनिक पर जाने की सोची और खाने पर उन्हें करना था 480 रुपया खर्च। तो आपसे पूछा गया परंतु इनमें से दो पिकनिक पर नहीं जा सके, परिणाम स्वरूप प्रत्येक को 20 रुपये ज़्यादा देने पड़े। तो आपसे कह रहे हैं तो कितने लोग पिकनिक पर गए थे ये आप बताओ। अब देखो यहाँ ना 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है हम 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करें ना एक एक करके, तो ज़्यादा बेटर हमें शॉर्टकट पड़ेगा। जैसे देखो मान लो मैं 4 से इसको ट्राई करूँ, तो अगर मैं 480 पे 4 लोगों को भेजूँ तो ये कितने बार कटेगा देखो, यहाँ से 4 बन जा 4, 4 टू जा इतना, मतलब 120 रुपया देना पड़ता। लेकिन अगर 2 व्यक्ति कम जाते तो फिर मैं इसको 2 से डिवाइड करता, तो 2 से अगर इसको हम काटते हैं तो 2 टू जा 4, 240। क्या इन दोनों का अंतर 20 रुपये आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। अब देखो बी को चेक करो। बी ऑप्शन के लिए अगर मान लो 6 लोग जाते तो 480 को मैं 6 से डिवाइड करता, तो यहाँ से कितना बार कटेगा ये, 6 अट्ठे 48, यानी कि 80 रुपया देना पड़ता, बट 2 लोग कम गए। तो इसका मतलब 480 को मैं 4 से डिवाइड करूँ तो 4 से ही कितनी बार कटेगा, 120 बार। क्या इन दोनों का अंतर 20 आ रहा है? क्योंकि 20 हमसे कहा है ना अधिक देने पड़े, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा भाई, यहाँ भी अंतर नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। अब 8 को देखो, अगर मैं 480 को 8 से डिवाइड करता तो 8 छिंग 48, 60 रुपये, और अगर 2 लोग कम जाते तो ये आएगा अपॉन में 6 और 6 अट्ठे 48। अब आप ये देखो कि पहले हमें देने पड़ रहे थे कितने, 6, लेकिन अब हम यहाँ पर 20 का गैप रख रहे हैं। अब 20 का गैप ही हमसे कहा गया था, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही जो होगा ना वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कहने का ये है कि भाई 6 लोग जा रहे हैं तो उन्हें 80 रुपये देने पड़ रहे हैं, और 8 लोग जाते तो 60 रुपये देने पड़ते। मतलब 2 लोगों के ना जाने की वजह से हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व करो तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। हालांकि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी कर सकते हो। वो कैसे करोगे, जैसे 480 रुपये हैं और अगर x पर्सन जाते तो एक व्यक्ति पर इतना पड़ता, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई 2 व्यक्ति कम जा रहे हैं तो x -2 जाएंगे और इन दोनों का जो अंतर होगा वो 20 रुपीज़ के बराबर आएगा। तो यहाँ से बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, और फिर उसको सॉल्व कर लो। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा ना फंसें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचें। तो हम यहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो इसमें कहा है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट लिया जाता है। सभी 75 प्रश्न वो हल करता है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि x जो है वो सही प्रश्न है और y जो है वो गलत प्रश्न है। तो अगर हम पहली बात ये कहें कि x प्लस वाई टोटल हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, तो आप कहोगे 75 क्वेश्चंस हैं। अब ये कहा गया है कि 125 अंक वो व्यक्ति को मिलते हैं। तो अगर x की बात करें तो x सही वाले हैं और सही के लिए हमें 4 अंक मिलते हैं तो 4x होगा। और गलत के लिए कहा गया है कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो यानी कि y से इंटू करेंगे 1 का तो y ही आएगा, और काटा है मतलब माइनस, और इक्वल्स टू इसके कितने मार्क्स हो गए, 125। तो आप इसको सॉल्व करके हमसे पूछा क्या है उसके द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या क्या होगी। तो सही वाले तो हमारे x है ना, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को ऐड कर दो। ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखो y वाले टर्म्स कट जाएंगे, यहाँ से मिलेगा 5x और इधर से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गए आपके टोटल 200, और 5 से ये कट जाएगा 40 बार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 40। और x हमने क्या माना था, सही प्रश्नों की संख्या। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें अंकों के बारे में बात की जाए, आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी और उन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि से, और आप उस वेरिएबल को बचाओ जिसके बारे में पूछा गया है। मतलब अगर यहाँ से वो मुझसे पूछता कि उस व्यक्ति से कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो फिर मैं y को बचाता, x को एलिमिनेट करता। उससे क्या होगा, उससे मेरा थोड़ा सा टाइम बचेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि हम उस वेरिएबल को कट करेंगे
जो हमसे नहीं पूछा गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके पेपर में मैथमेटिकल रीजनिंग आ रही है और मैथमेटिकल रीजनिंग में आयु वाला क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाए। आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देखो, अगर रीजनिंग का पोर्शन आपको दिखता है और वहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग रखी हुई है तो आपको एज का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग 40 वर्ष था। अब हमारी आयु का अनुपात 1:4 है, तो आपसे पूछा है कि मेरी माँ की आयु क्या होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसे मान के चलो, ये मैं हूँ, है ना? और ये मेरी मदर है, ठीक है? ये मदर है। अब मदर की एज और मेरी एज अगर हम इस समय पर देखें, तो इससे अगर हम पीछे जाते हैं, तो जितने साल मेरी आयु में कम होंगे उतने ही साल मेरी माँ की एज में भी कम होंगे, और अगर हम इससे आगे जाते हैं तो जितने साल मेरी एज में प्लस होंगे उतने ही मेरी मदर की एज में भी प्लस होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एज का जो प्लस और माइनस है, जितने वर्ष आगे जाएंगे और जितने वर्ष पीछे जाएंगे वो एक इक्वल वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट होती है। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अब 5 वर्ष बाद से अगर मैं करंट में आऊँ तो 5 साल मेरी एज के बढ़े होंगे और 5 ही साल मेरी मदर की एज के बढ़े होंगे। तो टोटल कितने ईयर्स बढ़े? 10 साल। तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में हमारी जो एज है उसका सम कितना होना चाहिए? 40 + 10 यानी कि 50। और ये जो 50 यूनिट हैं, ये कितने के बराबर हैं? 1:4 यानी कि 5 यूनिट के बराबर हैं। और पूछा किसके बारे में है? माँ की एज के बारे में पूछा है, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 50 को आप 5 से डिवाइड करोगे 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए, और इनटू कर दोगे 4 से 4 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए। तो ये कट जाएगा 10 टाइम्स और यहाँ से आएगा 40 ईयर्स। मतलब मेरी मदर की जो एज होगी वो कितने साल हो जाएगी? 40 ईयर्स हो जाएगी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कहा गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, मतलब फादर और सन की जो एज का रेशियो दे रखा है वो 7:1 दिया है। अगर 4 साल बाद की बात करें, मतलब यहाँ से हम चले जाते हैं 4 ईयर्स लेटर, तो आपसे कहा गया है कि पिता की और सन की एज का जो सम है, रेशियो है, वो 4:1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा वो आपको बताना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, क्योंकि ये आपको सॉल्व करके नीचे कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि एज से रिलेटेड और क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर दो एज। मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिसमें एज के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कंपाइल कर दिए जाएंगे। बाकी मैथमेटिकल रीजनिंग में और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक मंकी का आता है, एक रैबिट का आता है कि एक खरगोश छलांग लगाता है, और बंदर वाला जो क्वेश्चन होता है कि एक खंबे पर बंदर चढ़ रहा होता है और वो 2 छलांग ऊपर चलता है और अगले ही मिनट 1 छलांग नीचे फिसल जाता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे मैथमेटिकल रीजनिंग में आते हैं। एक और क्वेश्चन होता है हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन, वो भी मैथमेटिकल रीजनिंग में है। उसका वीडियो मैंने जस्ट लास्ट ही 2-3 वीडियोज़ पहले पोस्ट किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।